जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक पे जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डिज़ाइनर का। तो आपको बता देता हूँ कि अगर आप मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से है, तो इलेक्ट्रिकल से है तो आपको टॉप व्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको इन्वर्टर वगैरह जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैकेनिकल से है या सिविल से है तो उसका क्या रोल होता है? उसका रोल ये होता है कि स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। ये मैकेनिकल वालों का काम है और सिविल वालों का काम है। तो दोस्तों क्या होता है कि स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। हॉट डिप आते हैं, पीजीआई आते हैं, गैल्वेनम आते हैं, ब्लैक आते हैं, बहुत सारे मटेरियल आता है। लेकिन जो ग्राउंड माउंट में एक लंबे समय के लिए जो यूज करते हैं वो होता है हॉट डिप प्लस गैल्वेनम। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर को भी देखना पड़ता है। जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट कम होना चाहिए, स्ट्रक्चर का लाइफ ज़्यादा होना चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कैसे कंसिडर करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले 2D आना चाहिए। ऑटोकैड पे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कीजिए 2D। उसको स्टैड प्रो में एनालिसिस करना है। स्टैड प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी स्ट्रक्चर का लाइफ के साथ साथ स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, सस्टेन कितने विंड स्पीड पे करता है वो आपको बता देगा। तो कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टैड प्रो पे वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, 3D में बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये सिंगल कॉलम पे डबल पोर्ट्रेट सोलर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 3.2 मेगावाट है जो एक लंबे चौड़े जो खेत है उस पे है। कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, एक सिंगल लैंड पे है। तो आप देख सकते हैं दूर तक कितनी दूर तक जा रहा है सोलर प्रोजेक्ट का। और ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है जो बैक साइड से। अब रह गया सवाल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में जो ये देख रहे हैं ये जो मॉड्यूल का फ्रंट फेस है और ज़मीन का जो लेवल है उस दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस बोला गया है। और जो मॉड्यूल टिल्ट होता है उसे टिल्ट एंगल के नाम से भी जानते हैं, जो स्लोप बना हुआ होता है, क्योंकि बिना स्लोप का सोलर जनरेशन नहीं दे सकता है। डिपेंड करता है कि सोलर का जिस लोकेशन में आप सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ का लैटिट्यूड कितना है। क्या होता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट होता है ना उसमें आप लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग टिल्ट एंगल दे सकते हैं। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो मेगावाट का प्रोजेक्ट होता है उसमें आप स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल 15 डिग्री, 18 डिग्री, 21 डिग्री रखिए। उससे क्या होगा, आपका बिजली जनरेशन भी परफेक्टली आएगा, स्ट्रक्चर का रेट भी सही आएगा, मतलब स्टेबल होकर चलेगा। अब 28 डिग्री ले लीजिए, ये स्ट्रक्चर फेल है, 28 डिग्री ये स्ट्रक्चर फेल है, 28 डिग्री 30 डिग्री पे जाइए, 180 के विंड स्पीड पे जाइए तो ये फेल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि जैसे टिल्ट एंगल ऊपर जाएगा स्ट्रक्चर का हाइट बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया किसी चीज़ पे ऐसे, तो ये तो स्टेबल है, ये गिरेगा नहीं, कितना भी हवा चलेगा तो नहीं गिरेगा। जैसे इसको टिल्ट करते हैं, ज़्यादा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो ये गिर गया ये। तो ये होता है, जैसे स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल देंगे वैसे ही स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी थिकनेस भी बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर मैं टिल्ट एंगल ज़्यादा दे रहा हूँ तो स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन भी हैवी देना पड़ेगा। तो इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसको डिज़ाइन करने का 3 सॉफ्टवेयर अलग अलग है। स्टैड प्रो है, ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स। अगर आप ऑटोकैड में एक्सपर्ट हैं तो ऑटोकैड और स्टैड प्रो काफ़ी है आपके लिए। अगर ऑटोकैड में वीक है तो आप ऐसा कीजिए, स्टैड प्रो और सॉलिडवर्क्स लेके चलिए। क्या होता है कि सॉलिडवर्क्स में अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करके उसको असेंबल करके वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे केवल 2D डिज़ाइन करके और पंच करके आपको होल करना है और कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन सॉलिडवर्क्स में क्या होता है कि
कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और कैसे कनेक्ट हो रहा है, कितने mm का होल चाहिए, वो वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो सॉलिडवर्क्स और स्टेड प्रो आप लेके चलिए, ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और ईजिली आप सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और सीखने से रिलेटेड आप मेरे से बात करें, क्या चीज़ पे आपको वर्किंग करना है। अगर आप बेसिक जानते हैं तब भी मेरे पास पैकेज है सॉफ्टवेयर का, अगर आप फ्रेशर से सीखना चाहते हैं तब भी, लेकिन दोनों का जो चार्जेज है कम है। अगर आप सभी सॉफ्टवेयर में बेसिक पता है आपको, तब तो आपको मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और नहीं सीखे हुए हैं, मतलब मुझे बेसिक से सिखाना है, तो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों, कैसे 3D डिज़ाइन करते हैं सॉलिडवर्क्स में। उसका एग्जैक्ट जगह कहाँ है, कहाँ पे असेंबल करेंगे जो मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू यूजर्स हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, कैसे मैं असेंबल करूँगा। उससे पहले दिखाता हूँ कि मैंने कुछ पार्ट्स डिजाइन किया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेसिंग प्लेट, ब्रेसिंग 1, सिविल ब्लॉक, अर्थ हो गया, एक्सटेंशन कॉलम, एल क्लिट, मेन कॉलम, मॉड्यूल, पर्लिन 1, पर्लिन 01, पर्लिन 2, ये सब अलग अलग कंपोनेंट कर दिया हूँ कि असेंबल करने में इजीली हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं सिलेक्ट करूँगा कि कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है असेंबल करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले जाना है फाइल में जाने के बाद न्यू पे आएंगे। न्यू पे आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों, मैंने इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ बाय पार्ट करके, वो फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट पॉइंट पे सिलेक्ट किया हूँ। जैसे ये पार्ट वाले फोल्डर पे इसलिए क्लिक किया हूँ कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट को आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं असेंबल वाले पार्ट में आता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट को आप एक साथ असेंबल कर सकते हैं इसमें। तो इसको डबल क्लिक करूंगा और थोड़ा सा वेट करूंगा, 2 से 3 सेकंड। इसको क्लोज कर देता हूं यहाँ से, और अब अपने अकॉर्डिंग इसमें मतलब सिलेक्ट करूंगा कि कौन से पार्ट मुझे लेना है। तो इंसर्ट कॉलम पे, कंपोनेंट पे जाएंगे और यहाँ से ऑल फाइल कर लेंगे। ऑल फाइल करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा कहाँ पे है। मैं एक बार डी ड्राइव में जाता हूँ और अपने लेक्चर में आने के बाद यहाँ पे 2/18 का टेबल है, क्योंकि टेबल भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा हूँ। 2/18 का टेबल है। अब इसमें 2/18 के टेबल में कितने कॉलम लगेगा, राफ्टर लगेगा और पर्लिन लगेगा, वो मैं डिटेल से बताऊंगा। अब आते हैं, सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है कि कॉलम, जो उसका मेन कॉलम होता है उसको सिलेक्ट करना है। मेन कॉलम सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करूँगा। ये आप ये साइड से भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैंने ये पोर्शन इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे पूरा डेटा मिल सके और देखने में भी परफेक्ट है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा कॉलम आ गया कंप्लीट। अब आते हैं, इसमें देख सकते हैं ये मेरा जो 2 स्लॉटेड होल है, ये बैक ब्रेसिंग को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं बाय पार्ट करके असेंबल कर रहा हूँ और असेंबल करने में टाइम लगेगा। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। तो दोस्तों कंटिन्यू आप देखते रहें। अगर आप बीच में थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मेरा कॉलम आ गया। कॉलम आने के बाद मैं कोई सा भी कंपोनेंट लेता हूँ। यहाँ से आप यहाँ पे राफ्टर भी असेंबल कर सकते हैं, ब्रेसिंग प्लेट भी असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेसिंग प्लेट को पहले असेंबल करूँ। ब्रेसिंग प्लेट यहाँ पे ले आया मैंने और इसको डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये मेरा परफेक्ट आ गया है। अब इसको असेंबल कर दूँगा। फर्स्ट फेस सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा असेंबल हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक स्लॉटेड होल पे क्लिक करना है और ये
सॉरी राउंड होल को सिलेक्ट करके असेंबल कर दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं पर्लिन को ब्रेसिंग प्लेट को रोटेट करूँगा तो ये रोटेट होगा, लेकिन कॉलम को रोटेट करूँगा तो नहीं रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने राउंड होल को ही केवल असेंबल किया हूँ, लेकिन उसको अलाइनमेंट नहीं किया हो। तो क्या करूँगा, कोई एक फेस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये फेस को सिलेक्ट करूँगा, तो ये 180 डिग्री पे आ गया। अब दोस्तों देख सकते हैं, अब आते हैं राफ्टर में। राफ्टर में चलेंगे, फिर इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ से मैं ऑल फाइल करूँगा और यहाँ से राफ्टर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका राफ्टर कहाँ पे है, एक्सटेंशन कॉलम, मेन कॉलम, पर्लिन पर्लिन टू पर्लिन, राफ्टर, ये राफ्टर रहा। तो मैंने राफ्टर सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करूँगा, ये डायरेक्शन चेंज हो गया है और ये बट यहाँ पे आपको लगेगा कि ये रहा। तो दोस्तों ये मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब चलते हैं इसको, एक टॉप फेस, साइड फेस और यहाँ पे कॉलम का भी साइड फेस सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ही होल दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्पररी लाइन सिलेक्ट करेंगे। टेम्पररी लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसका फर्स्ट टेम्पररी लाइन ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा राफ्टर सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में। तो देख सकते हैं इसको मैं क्या करूँगा, 15 डिग्री टिल्ट एंगल पे इसको असेंबल करूँगा। पंद्रह डिग्री पे आ गया, इसको 15 डिग्री में ले लूँगा, ये 15 डिग्री पे आ गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 15 डिग्री परफेक्ट है। अब आते हैं, मैं आता हूँ मेरा फ्रंट ब्रेसिंग, ब्रेसिंग 1। फ्रंट ब्रेसिंग को यहाँ पे मैंने नाम दे दिया हूँ ब्रेसिंग 1। तो यहाँ से ब्रेसिंग 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेम्पररी लाइन के हेल्प से ही सिलेक्ट करूँगा। ये टेम्पररी लाइन हो गया राफ्टर का और ये ब्रेसिंग का और इसका एल क्लिट का मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, सॉरी ब्रेसिंग प्लेट का, और इसका ये मैंने सिलेक्ट कर लिया राफ्टर और ब्रेसिंग और ब्रेसिंग प्लेट, इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैक चला गया हूँ, तो फिर मैं सिलेक्ट करूँगा इस स्ट्रेट लाइन, इसको सेंट्रल जो मैंने टेम्पररी लाइन दिया हूँ और इसका टेम्पररी लाइन। तो दोस्तों ये हो गया है। फिर इसको बैक पार्ट और इसका भी बैक पार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं साइड व्यू से हो गया है ये। लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो टिल्ट एंगल है उस अकॉर्डिंग चेंज कर दूं इसका डायरेक्शन। सेकेंड राउंड होल और जो राफ्टर का है ये मैंने ज्वाइंट कर दिया हूँ।
अब आइसोमेट्रिक में आते हैं। तो ये मेरा फ्रंट ब्रेसिंग जॉइंट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ब्रेसिंग में। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकेंड ब्रेसिंग में। सेकेंड ब्रेसिंग में क्या करेंगे, फिर इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे। इंसर्ट कॉलम पे जाने के बाद ऑल फाइल करेंगे। यहाँ से ब्रेसिंग 2, ब्रेसिंग 1 हो गया, और ब्रेसिंग 2 पे चलते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेसिंग 1 और ब्रेसिंग 2 इसमें मैंने एक ही साथ अटैच किया हूं, तो उसको क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे। यहां से कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन, यहां से कॉपी हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये डिफॉल्ट बोल रहा है, यहां से ब्रेसिंग 2 क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों ऑटोमेटिक एक ब्रेसिंग से मैंने 2 ब्रेसिंग बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है बनाने के लिए। आप मल्टीपल ब्रेसिंग बना सकते हैं एक ही क्या कहते हैं, एक ही नेम से, और उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं मेट पे। मेट के लिए मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और ब्रेसिंग प्लेट को भी सिलेक्ट करूंगा। ब्रेसिंग प्लेट सिलेक्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको इसका सेंटर लाइन लेके और इसका भी सेंटर लाइन लेकर दोनों को असेंबल कर देंगे। दोनों को असेंबल करने के बाद साइड व्यू से आएंगे। साइड व्यू में आने के बाद आप देख सकते हैं, साइड व्यू में आने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करने का कोशिश करेंगे। मेट पे जाएंगे फिर से, और मेट पे जाने के बाद इसका सेंट्रल लाइन और इसका भी सेंट्रल लाइन ये मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसको ओके कर दूंगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, साइड व्यू से साइड व्यू में आ गया हूँ मैं, और इसको तो आप देख सकते हैं ये दोनों परफेक्ट आया है। और इसको मेट पे जाएंगे और इसको फिर मेट कर देंगे। यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैंने एक जगह सेंटर लाइन ले लिया हूँ, क्योंकि सेंटर लाइन से मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन मिल गया। और क्योंकि जब साइड पे इंस्टॉलेशन होगा तो ये जो राउंड होल होती है ये 12 mm, और नट बोल्ट लगेगा मेरा 10 mm का। बट जो स्लोटेड होल है M12/25 का, जो आगे पीछे आप इसको करके एडजस्ट करके नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे आगे पीछे करने का कोई ज़रूर नहीं है, ये परफेक्ट आ गया। यहाँ पे भी कोई आगे पीछे करने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ब्रेसिंग फ्रंट बैक, ब्रेसिंग प्लेट, राफ्टर, मेन कॉलम। अब चलते हैं एक्सटेंशन कॉलम में। एक्सटेंशन कॉलम पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक्सटेंशन कॉलम ले लूँगा, ये इसको भी रोटेट कर लेता हूँ ये, और यहाँ पे मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। ये असेंबल हो गया है, और इसका जो मैं एक सोलेटेड होल को उस सोलेटेड होल से मैच कर दूंगा। ये मैच हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैच हो गया है। अब मेरा 2 काम कंप्लीट हो गया है। इसको ऐसा करते हैं, इस साइड व्यू से भी मैं इसको ओके कर देता हूँ। क्या होगा कि मैं रोटेट अगर कॉलम को करूँ तो ये कहीं नहीं जाए। अब चलते हैं एल क्लिट पे। अब राफ्टर, ब्रेसिंग और बेस प्लेट, ब्रेसिंग प्लेट, ब्रेसिंग का काम हो गया, मेन कॉलम, एक्सटेंशन कॉलम। अब चलते हैं एल क्लिट। एल क्लिट में सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ से एल क्लिट यहाँ उठा के लाएंगे।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया हूँ, जो कोई इशू ना हो। और ये अब आते हैं इसका एक राउंड होल का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और ये स्लोटेड होल का भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे और ओके कर देंगे। मैंने इसको पहले असेंबल कर रखा हूँ, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। अब आते हैं, अब ये पार्ट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मेट कर देंगे। मेट करने के बाद ये आ गया परफेक्ट। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मेरा एक राउंड पे ही जो स्लोटेड होल का मैंने सेंटर पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है। तो एक साइड व्यू से इस साइड व्यू को मैं जैसे फिक्स करूँगा, मेट करूँगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब ये कहीं भी रोटेट नहीं होगा, कहीं भी ये रोटेट नहीं होगा। अब चलते हैं सेम इसको कॉपी करके ले लेंगे। साइड में एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको रोटेट कर लेते हैं। अब आते हैं इसको भी असेंबल कर लेंगे। तो इसको सिंपल तरीक़ा से असेंबल करेंगे। अब मुझे राउंड होल पे क्लिक नहीं करना है, इसको इस एल क्लिक पे, इस एल क्लिक से मुझे अलाइनमेंट कर लेना है और राउंड होल के पास ले जाके कोई एक राउंड होल को सिलेक्ट करेंगे। इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों मेरा देख सकते हैं 2 एल क्लिक कंप्लीट हो गया है डिजाइन। अब चलते हैं, इसको मैं लिनियर पैटर्न कर दूंगा। सेम प्रोसेस है, आप या तो कॉपी करके ले जा सकते हैं या लिनियर पैटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका डायमेंशन दे देता हूँ, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच थोड़ा सा आगे ये 2105 ये आ गया। आप देख सकते हैं परफेक्ट सेंटर पे आया है। तो दोस्तों अब एल क्लिट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेरा जो सिविल ब्लॉक बनेगी, उस सिविल ब्लॉक का यहां से मैं ये सिविल ब्लॉक उठाता हूं। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो सिविल ब्लॉक होता है ग्राउंड माउंटिंग के लिए, वो राउंड में होता है। क्योंकि राउंड में बेनिफिट ये भी है कि आप ऑगर के हेल्प से राउंड ही बना सकते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और प्लस में एक इशू ये होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस जो राउंड में क्या होता है, राउंड में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन स्क्वायर करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका एक टॉप फेस सेलेक्ट कर लेंगे और इसका ये टॉप फेस। लेकिन आप देख सकते हैं 700 mm मेरा ऊपर की तरफ रहेगा। ये 700 ज़्यादा हो गया, 600 mm, 550 ये मेरा ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया एक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब मेरा पर्लिन कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, तो पर्लिन 4 होगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें
थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ना चलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें अब मुझे असेंबल करने का टाइम आ गया है पर्लिन और एल्किलिट को। तो पर्लिन और एल्किलिट को असेंबल करने के लिए फिर मैं इंसर्ट कंपोनेंट पे जाऊंगा। इंसर्ट कंपोनेंट पे जाने के बाद ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से मुझे एक पर्लिन सेलेक्ट करना है, पर्लिन 1। पर्लिन 1 पे आने के बाद अब इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब इसको असेंबल करेंगे। मेट पे जाना है। मेट पे जाने के बाद ये क्लिक हो गया। अब इसको एक सेंटर पॉइंट लेना है। उसके बाद ये एल्किलिट का सेंटर पॉइंट। तो अब देख सकते हैं मैंने पर्लिन को ज्वाइन कर लिया हूं। पर्लिन को ज्वाइन करने के बाद अब चलते हैं, इसको कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद फिर सेम प्रोसेस है, इसको मेट करेंगे एल्किलिट के साथ। ये सिंबल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका सेंटर, ये चारों स्लोटेड होल से किसी एक स्लोटेड होल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और अब एल्किलिट पे जाते हैं। एल्किलिट के जो सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक असेंबल हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे टॉप व्यू से असेंबल करना पड़ रहा है कि अगर मैं पर्लिन को रोटेट करूं तो ये कहीं जाए नहीं। उसके साथ साथ आप इसको भी बैलेंस करने के लिए असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं 2 पर्लिन मेरा आ गया है। अब चलते हैं सेकेंड। पर्लिन 1A हो गया है। अब पर्लिन आते हैं इसको ऑल फाइल में। ऑल फाइल में आने के बाद पर्लिन 1A 01 लेना है। 01 ले लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे 90 डिग्री। अब ये हो गया। अब इसको जान देते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, इसको रोटेट पे, मूव पे जाएंगे, रोटेट कर लेंगे। रोटेट मैनुअली कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि उसमें टाइम लगेगा तो आप मैनुअली कर सकते हैं। ये मैनुअली हो गया है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका पर्लिन का बॉटम फेस और ये एल्किलिट का बैक फेस सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एल्किलिट का बैक फेस सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आते हैं ये पर्लिन का बैक फेस, ये ओके हो गया। अब इसको मैं पहले टॉप भी नहीं करूँगा, इसको सेंटर पॉइंट ही पहले सेलेक्ट करता हूँ। ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके एल्किलिट का भी सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये परफेक्ट आ गया है। और सेम प्रोसेस इसका भी होगा। इसको कॉपी कर लेंगे और बैक ले जाएंगे 3rd नंबर एल्किलिट पे।
थर्ड नंबर एल क्लिट पे ले जाकर इसको मेट कर देंगे। ये मेट हो गया है। अब इसको भी सेंटर पॉइंट से और ये पर्लिन का भी सेंटर पॉइंट। तो दोस्तों देख सकते हैं ये असेंबल हो गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है असेंबल करने का। अगर ये स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए हैं, अगर मेरे असेंबल करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए हैं, तो आपको कोई सा भी इशू नहीं क्रिएट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया हूँ। ये सिंगल कॉलम हुआ है। अब आते हैं दोस्तों एक कॉलम से दूसरे कॉलम के पास जाने के लिए पहले मैं डायमेंशन ले लेता हूं कि कितना है। एक सेंटर लाइन और दूसरा ये 3200, मतलब मुझे 3300 mm पे एक लीनियर कंपोनेंट करना है। तो लीनियर कंपोनेंट के लिए मुझे एक पर्लिन का हेल्प लेना पड़ेगा, पर्लिन के रेफरेंस। पर्लिन का रेफरेंस लिया हूँ डायरेक्शन 1 में। डायरेक्शन 1 में पर्लिन का हेल्प ले लिया हूँ ईस्ट टू वेस्ट। और यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैट में कुछ इशू आया है, उस मैट को पहले देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये मैट में इशू है, इसको डिलीट कर दूंगा। अब आते हैं दोस्तों लीनियर कंपोनेंट में। लीनियर कंपोनेंट में आने के बाद अब यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी राफ्ट ये है कंपोनेंट सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेसिंग प्लेट, बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग और एल क्लिट, सभी एल क्लिट आएगा। और ये भी एल क्लिट। यहाँ से मुझे डायमेंशन देना है 3250। आप देख सकते हैं रोटेट करके कि 3250 में मेरा ये वाले होल फर्स्ट स्टार्टिंग एल क्लिट का स्टार्टिंग होल 3290 पे आएगा 3345। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आ जाएगा 3340 में, सॉरी 3349, ये आ गया सेंटर पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये परफेक्ट आया है। यहाँ से मैं इसका जो ये टेम्पररी लाइन मैंने लिया था उसको मैं हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक 2 कॉलम के साथ मैंने डिजाइन किया हूँ और पर्लिन राफ्टर सभी को एग्जैक्ट आप देख सकते हैं एक ही सभी राउंड होल और स्लॉटेड होल से मैच कर रहा है, कोई भी आउट नहीं जा रहा है। और हर एक जो एल क्लिट है वो भी परफेक्ट अपने स्पेस पे है, अपनी जगह पे है। और ब्रेसिंग एल क्लिट, बेस प्लेट, ब्रेसिंग प्लेट सब है। तो दोस्तों अगर इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं तो आपको कोई सा भी